हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हिंदी एकेडमी चैनल में। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे और खूब मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन व नामकरण पढ़ने वाले हैं। इसके पहले वीडियो में पहले हमने इतिहासकार हिंदी साहित्य का इतिहास हमने आपको 8-10 क्लास पढ़ाया हुआ है। उसमें निम्न लेख इतिहासकारों ने अपने इतिहास लेखन में किन किन पद्धतियों का प्रयोग किया है, हम ये सब चर्चा कर चुके हैं। चलिए, बिना समय गवाए हम अपने टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। तो देखिए, हिंदी साहित्य का इतिहास में काल विभाजन व नामकरण। तो जैसे कि साहित्य एक अविरल अखंडित गतिशील प्रक्रिया है। साहित्य एक अविरल अखंडित गतिशील प्रक्रिया परंपरा है। समसामयिक परिस्थितियाँ, जनजीवन के आशाओं आकांक्षाओं के परिवर्तन के साथ साहित्य का स्वरूप भी बदलता रहता है। जब जिस समय इतिहास लिखा गया था, आज के बहुत समय पहले, तब की बात यहाँ कही गई है कि साहित्य एक अविरल अखंडित, यानी जिसका खंड न हो, साहित्य एक अविरल अखंडित गतिशील निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। समसामयिक उस समय की परिस्थितियाँ क्या थी जब साहित्य लिखा गया था, जब साहित्य का काल विभाजन हुआ था, जब साहित्य का नामकरण किया जा रहा था, तब की बात कही गई है कि समसामयिक उस समय की परिस्थितियाँ जनजीवन के, जो आम जीवन ग्राम्य जीवन था, लोगों का जीवन था, लोगों के जीवन के आशाओं आकांक्षाओं के परिवर्तन, यानी लोगों के आशाओं आकांक्षाओं के परिवर्तन के साथ साथ, बदलाव के साथ साथ साहित्य का भी स्वरूप बदलता था। तो जिस प्रकार मनुष्यों का, वहाँ के लोगों के, जनजीवन के लोगों का आशा आकांक्षा सब में परिवर्तन हो रहे थे, विचारों में, भावों में, तो उसी अनुसार साहित्य का स्वरूप भी उस समय बदलता रहता था। स्वरूप भी बदलता रहता है। इस साहित्य के दीर्घकालीन प्रवाह का अध्ययन, यानी जो तब का साहित्य था, इतना लंबा है साहित्य, इसी साहित्य के दीर्घकालीन यानी लंबे समय के प्रवाह को अध्ययन करने के लिए हम कई छोटे छोटे पार्टों में इसे कई कालखंडों में बांटकर पढ़ते हैं, तब थोड़ा आसानी हो जाती है, ठीक है। तो यही यहाँ बताया गया है। फिर नीचे देखिए, काल विभाजन का आधार। हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन का आधार साहित्यिक प्रवृत्ति का होना चाहिए। काल विभाजन का आधार साहित्यिक प्रवृत्ति का होना चाहिए। युगों की सीमा का निर्धारण मूल प्रवृत्तियों के से शुरू होने और युगों की यानी उस समय की सीमा का निर्धारण, यानी समय का निर्धारण मूल प्रवृत्तियों के शुरू होने और अस्त होने पर आधारित होना चाहिए। जहाँ साहित्य की मूल चेतना में परिवर्तन दिखे, जहाँ साहित्य की मूल चेतना में, यानी चेतना, वहाँ का जो स्वर है, लोगों का आवाज़ है, जहाँ साहित्य की मूल चेतना, मूल स्वर में परिवर्तन दिख पड़े, वहीं से नए काल की शुरुआत मानी जाती है। वहीं से नए काल की शुरुआत मानी जाती है, ठीक है। तो देखिए, और हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन में कुछ समस्याएं भी आई थी। उस समय जब साहित्य लिखा जा रहा था तो विभिन्न विद्वानों में एक मत नहीं था। एक समस्या ये भी हो सकता है, कुछ साहित्यकारों ने कोई अलग पद्धति अपनाई। अगर किसी ने वर्णानुक्रम पद्धति अपनाई तो दूसरे इतिहासकार ने कालानुक्रम पद्धति अपनाया, इसमें एक मत नहीं रहा। और किसी ने कुछ नाम दिया है तो किसी ने कुछ नाम दिया है, और किसी ने कुछ समय माना है, किसी ने कुछ समय माना है। तो इन सब कारणों से कुछ समस्याएं भी हिंदी साहित्य के इतिहास लिखने में आई थी। तो चलिए हम देखते हैं आज काल विभाजन। विभिन्न विद्वानों ने, साहित्य इतिहासकारों ने काल विभाजन
दिया है, तो सबका अलग अलग काल विभाजन है और एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं, तो उन सबको हम नोट कर लेते हैं। तो चलिए आप लोग भी मेरे साथ नोट करते हुए चलिए। चलिए, तो पहला है काल विभाजन। देखिए, गणपति चंद्रगुप्त का, गणपति चंद्रगुप्त का काल विभाजन। ये गणपति चंद्रगुप्त, ये इनका इतिहास ग्रंथ है। क्या है? हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। तो इन्होंने क्या काल विभाजन दिया है, चलिए इसको देख लेते हैं। ये वैज्ञानिक पद्धति पर अपना इतिहास ग्रंथ लिखे हैं, ये सब हम सब पढ़ चुके हैं। तो चलिए, आदिकाल, आदिकाल। तो आदिकाल का समय इन्होंने माना है 1184 से 1350 तक। ठीक है, आदिकाल। फिर इन्होंने भक्ति काल को पूर्व मध्य काल कहा था, पूर्व मध्य काल। और एक विद्वान और हैं, वो भी भक्ति काल को पूर्व मध्य काल कहते हैं। आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो ये है 1350 से 1600 ईस्वी तक। फिर है उत्तर मध्य काल यानी रीतिकाल, उत्तर मध्य काल। ये नाम याद रखिएगा, ये नाम बहुत पूछता है। 1600 से, एक ही जगह लिखे, 1600 से 1857 ईस्वी तक। ठीक है, फिर है आधुनिक काल। आधुनिक काल 1857 से अब तक, 1857 से अब तक। तो देखिए, गणपति चंद्रगुप्त का काल विभाजन: आदिकाल 1184 से 1350 तक, पूर्व मध्य काल यानी भक्ति काल 1350 से 1600 ईस्वी तक, उत्तर मध्य काल यानी रीतिकाल 1600 से 1857 तक, आधुनिक काल 1857 से अब तक। यही हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भी भक्ति काल को पूर्व मध्य काल कहा है और रीति काल को उत्तर मध्य काल कहा है। इन नामों को आप ध्यान रखिएगा, ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जैसे भक्ति काल को पूर्व मध्य काल नाम किसने दिया? गणपति चंद्रगुप्त ने। उत्तर मध्य काल नाम रीति काल का किसने दिया? तो गणपति चंद्रगुप्त ने। ठीक है, तो चलिए मेरे साथ नोट करते हुए चलिए, जल्दी जल्दी। इन सब का काल विभाजन पूछा जाता है। अगला है राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा, इनका हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ क्या है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 में प्रकाशित है। ठीक है, तो चलिए इनका भी नोट कर लीजिए। संधि काल, संधि काल, संधि काल का समय है 750 संवत से 1000 विक्रमी तक। दूसरा है चारण काल। आदिकाल को संधि एवं चारण काल किसने कहा है? तो राम कुमार वर्मा ने कहा है। बहुत पूछा जाता है, इसको आप ध्यान रखिएगा।
चारण काल 1375 संवत से 1700 तक विक्रमी तक। ठीक है। फिर चारण काल के बाद है भक्ति काल। भक्ति काल क्षमा कीजिएगा, थोड़ा सा मिस हो गया। चारण काल 1000 से, यहाँ मैंने ध्यान ही नहीं दिया, 1000 संवत से 1375 तक। सबका अलग अलग मत है, समय है, इसलिए कभी कभी हो जाता है। फिर आता है भक्ति काल। भक्ति काल 1375 संवत से 1700 तक विक्रमी तक। भक्ति काल के बाद आता है रीति काल। रीति काल है 1700 से संवत 1700 से 1900 विक्रमी तक। फिर आता है आधुनिक काल। आधुनिक काल 1900 से 1900 संवत से अब तक। तो देखिए, रामकुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में संधि काल व चारण काल नाम आदिकाल को दिया है। तो एग्जाम में से क्वेश्चन बनेगा, संधि काल व चारण काल नाम आदिकाल को किसने दिया? तो रामकुमार वर्मा ने। चारण काल नाम किसने दिया? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। ये चारण काल रामकुमार वर्मा जी ने आदिकाल का नाम चारण काल ग्रियर्सन से ही ग्रहण किया है। ठीक है। भक्ति काल, तो देखिए इस समय पूछता है रामकुमार वर्मा का संधि काल का समय 750 संवत से 1000 विक्रमी संवत तक। चारण काल 1000 संवत से 1375 विक्रमी तक। भक्ति काल 1375 संवत से 1700 विक्रमी तक। रीति काल 1700 संवत से 1900 विक्रमी तक। आधुनिक काल 1900 संवत से अब तक। तो चलिए हमारे अगले आते हैं बच्चन सिंह। इनका भी काल विभाजन नोट कर लीजिए। बच्चन सिंह ने आदिकाल को क्या नाम दिया है? आप लोग बताइएगा हमको। डॉक्टर बच्चन सिंह ने आदिकाल को क्या नाम दिया है? डॉक्टर बच्चन सिंह का काल विभाजन अपभ्रंश काल, इन्होंने अपभ्रंश काल नाम दिया है। अपभ्रंश काल। दूसरा है भक्ति काल। भक्ति काल 1400 से 1650 तक। रीति काल रीति काल 1650 से सन 1650 से 1857 तक। फिर है आधुनिक काल। आधुनिक काल सन 1857 से अब तक। ठीक है। तो देखिए बच्चन सिंह जी आदिकाल को अपभ्रंश काल कहते हैं। भक्ति काल की समय सीमा 1400 से 1650 तक मानी है। रीति काल की समय से 1650 से 1857 ईस्वी तक माने हैं। आधुनिक काल की समय सीमा 1857 से अब तक माने हैं। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए अगले आते हैं
डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र का काल विभाजन, तो देखिए आदिकाल, आदिकाल की समय सीमा 7वीं शती, 7वीं शती के मध्य से 14वीं शती के मध्य तक, फिर आता है भक्ति काल। भक्ति काल यहाँ है 14वीं शती के मध्य से 7वीं शती के मध्य से 17वीं शती, 17वीं शती के मध्य, ठीक है। रीतिकाल, रीतिकाल का है 17वीं से 17वीं शती के मध्य से 19वीं शती के मध्य तक, 19वीं शती के मध्य तक, ठीक। फिर आते हैं आधुनिक काल। आधुनिक काल 19वीं शती के मध्य से अब तक, इन्होंने, डॉक्टर नगेंद्र ने आदिकाल को 4 भागों में बांटा है, ठीक है। तो देखिए डॉक्टर नगेंद्र ने आदिकाल को 7वीं शती के मध्य से 14वीं शती के मध्य तक माना, भक्ति काल को 14वीं शती के मध्य से 17वीं शती के मध्य तक माना, रीतिकाल को 17वीं शती से 19वीं शती तक के मध्य तक माना, आधुनिक काल को 19वीं शती के मध्य से अब तक माना है। चलिए इन्होंने आदिकाल को 4 भागों में बांटा है, तो भी देख लेते हैं कौन कौन से। भारतेंद्र युग, पुनर्जागरण काल, जागरण सुधार काल, यही सब है। तो देखिए इसको 4 भागों में बांटे हैं, ये 4 भागों में बांटा गया है आधुनिक काल को। तो पहला है पुनर्जागरण, पुनर्जागरण काल, ये इसको भारतेंदु काल भी कहते हैं। भारतेंदु युग को ही पुनर्जागरण काल डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है, ठीक है। भारतेंदु काल का समय है 1857 से 1900 ईस्वी तक। दूसरा है जागरण सुधार काल, जागरण सुधार काल, जिसे द्विवेदी युग बोलते हैं। द्विवेदी युग, इनका समय है 1900 से 1918 तक, 1918 ईस्वी तक, ठीक है। तीसरा है छायावाद, छायावाद काल 1918 से 1938 तक,
1938 तक। चौथा है छायावादोत्तर काल। तो इसको छायावादोत्तर काल को दो भागों में बांटा गया है। एक है प्रगति प्रयोग काल। प्रगति प्रयोग काल 1938 से 1953 तक। 1938 से 1953 ईस्वी तक। फिर दूसरा है नवलेखन काल। ये है 1953 से अब तक। तो देखिए, डॉक्टर नगेंद्र ने आदिकाल के समय सीमा 7वीं शती के मध्य से 14वीं शती के मध्य तक माना। भक्ति काल की समय सीमा 14वीं शती के मध्य से 17वीं शती के मध्य तक माना। रीतिकाल की समय सीमा 17वीं शती के मध्य से 19वीं शती तक के मध्य तक माना। आधुनिक काल का समय है 19वीं शती के मध्य से अब तक। आधुनिक काल को डॉक्टर नगेंद्र ने 4 भागों में बांटा है। तो पहला है पुनर्जागरण काल। भारतेंदु काल को ही डॉक्टर नगेंद्र ने पुनर्जागरण काल कहा है। तो भारतेंदु काल पुनर्जागरण काल का समय है 1857 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। द्विवेदी युग आता है दूसरा, जिसको डॉक्टर नगेंद्र ने जागरण सुधार काल कहा है। तो इसमें 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक का समय है किसका? जागरण सुधार काल का। तीसरा है छायावाद काल 1918 से लेकर के 1938 तक के काल को कहा गया है छायावाद काल। छायावादोत्तर काल को उन्होंने 2 भागों में बांटा है गया है, प्रगति प्रयोग काल और नवलेखन। प्रगति प्रयोग काल जो है 1938 से 1953 ईस्वी तक, और नवलेखन जो है 1953 से अब तक। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत पूछा जाता है। पुनर्जागरण काल, जागरण सुधार काल किसने कहा नाम, इसको आप जरूर याद करिए। और रामचंद्र शुक्ल का हमने काल विभाजन लिखवा दिया था, जब इतिहास पढ़ा रही थी उनका लेखन पद्धति, तभी हमने उनमें इनका लिखवा दिया था। आधुनिक काल को उन्होंने गद्य काल नाम दिया है, ठीक है। और आदिकाल को उन्होंने वीरगाथा काल दिया है, भक्ति काल, रीतिकाल नाम सब दिए हैं। तो उसमें वही उनका जो आधुनिक काल है गद्य काल याद करना है, और आदिकाल का वीरगाथा काल नाम। और हमने मिश्र बंधुओं का भी काल विभाजन पढ़ाया था, ठीक है। तो चलिए ये आपके हो गए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट तथ्य है, ये डेट्स पूछा जाता है। तो चलिए तो काल विभाजन में थोड़े स्पष्टता देख लेते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में जो काल विभाजन हुआ और उसके स्पष्टीकरण देख लेते हैं थोड़ा। देखिए, वीरगाथा काल में ये नाम किसने दिया था? तो रामचंद्र शुक्ल ने। वीरगाथा काल में जो भाषा प्रयुक्त हुए वही अपभ्रंश हिंदी का मिलाजुला रूप है। वही अपभ्रंश हिंदी का मिलाजुला रूप है।
मिला जुला रूप है। देखिए, अपभ्रंश की प्रकृति या तो धार्मिक है और आध्यात्मिक विषयों के अनुकूल भी है। विषयों के अनुकूल भी है। ठीक है। हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन, अभी नामकरण नहीं, ये काल विभाजन ही हो रहा है और ये स्पष्टता है, अनुकूल है। शुक्ल जी ने जनता की चित्तवृत्तियों के साथ कवि की मनोवृत्तियों के परिवर्तन के आधार पर वीरगाथा काल नाम दिया है। एक तथ्य और है, देखिए, शुक्ल जी ने जिन रचनाओं को सांप्रदायिक कहकर छोड़ दिया था, उसे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपना लिया। छोड़ दिया था, उसे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपना के महत्वपूर्ण घोषित किया। तो चलिए, शुक्ल जी ने कुल 12 रचनाओं का प्रमाण प्रस्तुत किया है, जिसमें 8 पुस्तकें जो हैं वो देशी भाषा के हैं। जिसमें 8 पुस्तकें जो हैं, शुक्ल जी ने कुल 12 रचनाओं का प्रमाण प्रस्तुत किया है, जिसमें 8 जो हैं वो देशी भाषा में लिखी गई हैं। 8 पुस्तकें देशी भाषा में लिखी गई हैं और 4 पुस्तकें साहित्यिक रचना में लिखी गई हैं। तो चलिए, ये इतना और नोट कर लीजिए, प्रस्तुत किया है जिसमें 8
पुस्तकें देशी भाषा में हैं। और 4 पुस्तकें साहित्यिक रचना में हैं। तो चलिए फिर आज यहीं तक। इस अगली क्लास में 8 पुस्तकें जो देशी भाषा के हैं और 4 पुस्तकें जो साहित्यिक रचना में हैं, इनकी चर्चा करेंगे और हिंदी साहित्य के इतिहास में नामकरण के। ठीक है, तो फिर चलिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए।